गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद प्राचीन भारत में मगध पर शासन करने वाला दूसरा सबसे प्रभावशाली और प्रतापी जो साम्राज्य था, जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया। संपूर्ण उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के राजनीति में भी जिसने हस्तक्षेप करने का काम किया, वह साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। हमने पिछले के क्लास में चर्चा किया कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन हुआ, शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन हुआ, कण्व के उपरांत सातवाहन वंश का, और सातवाहन वंश के जो अंतिम राजा था उसके बाद उसको सफाया करके कुषाण वंश का अस्तित्व आया जो विदेशी था, और कुषाणों का अंत यौधेय ने कर दिया। बताया था मैं, कुषाणों का अंत यौधेय ने कर दिया, और उस यौधेय साम्राज्य का अंत करके उत्तर प्रदेश के थानेश्वर के क्षेत्र में श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति, जो प्रारंभ में कुषाणों का सामंत था, कुषाणों का जमींदार था, कुषाणों के अधीन काम करने वाला छोटा सा क्या था, राजा था। तो श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति ने कुषाणों के खंडहर पर उत्तर भारत में या मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना किया। उस नए साम्राज्य का नाम पड़ा गुप्त साम्राज्य। कौन साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, जो किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। और गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध की ही राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। इसमें कुछ हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला, उनका जो दरबारी कवि था हरिसेन, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कालिदास, जो गुप्त काल के एक प्रमुख नाटककार और कहानीकार के रूप में विख्यात हैं, यह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो उनके द्वारा लिखा गया नाटक भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी के स्रोत है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, विक्रमोवंशियम हो, रघुवंशम हो या मेघदूत हो, कालिदास के जो भी आप नाटक पढ़ेंगे उनसे आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी। क्योंकि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, वह गुप्तों के समकालीन थे, गुप्त राजाओं के दरबार में रहा करते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, मृच्छकटिकम, इसमें भी। उसके बाद कामसूत्र, वात्सायन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कामसूत्र। और कौन पुराण? वायु पुराण। इनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी। एक 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत, प्रमुख साधन कौन कौन है? तो आप लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक जैसे विक्रमोवंशियम, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, कामसूत्र और वायु पुराण। हाँ, 2 नंबर का प्रश्न है, और भी आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन ये 3-4 ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है तो गुप्त थे कौन? हमने एक लाइन में कहा गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर, उनके ध्वंस अवशेष पर श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की क्या क्या स्थापना किया। तो गुप्त वंश के जो पहले शासक होंगे उनका नाम होगा श्रीगुप्त। इनका शासनकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे प्रथम राजा थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे, इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच था।
40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, लेकिन इतिहास में इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। इन्होंने केवल और केवल महाराज की उपाधि धारण किया था, महाराजा या महाराज की उपाधि धारण किया था। और विद्वान कहते हैं कि कुषाण काल में जमींदार को, कुषाण काल में जो बड़े जमींदार हुआ करते थे उन्हें महाराज या महाराजा कहा जाता था, महाराज कहा जाता था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी इनका बेटा बना, जिनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि श्रीगुप्त भी सामंत थे, सामंती परंपरा से अपने आप को बाहर निकाल नहीं सके थे। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा, क्योंकि इनके मन में भय था कि मेरे जैसे कुषाणों के बहुत सारे सामंत हैं, कहीं हम यदि आक्रमण किए तो दूसरा भी हम पर आक्रमण कर सकता है, हमारा भी उत्कर्ष हो रहा है, उत्कर्ष से पहले ही पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसने भी महाराज की उपाधि ही धारण किया। और घटोत्कच भी राजा बना, तो यह भी अपने आप को महाराज की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। कहा कि हमारा शासन बचा रहेगा, उपलब्धियां आगे देखी जाएगी, तो महाराज की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद जो तीसरा राजा बना, घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश का तीसरा राजा बना, उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? यह एक बात ध्यान देने की है, यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान देने की। हमने क्या लिखा? चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया। जब मौर्य जुट जाए तो समझ लो कि मौर्य वंश के राजा हुए। जब इसमें मौर्य जुट जाता है तो आप क्या कहोगे कि हम मौर्य वंश के राजा थे, लेकिन क्या है मौर्य जुट रहा है? नहीं, ऑलरेडी है गुप्त है ना। गुप्त प्रथम रहे या ना रहे इससे क्या मतलब है, लेकिन गुप्त है तो यह गुप्त वंश के राजा, लेकिन यह प्रथम मतलब इस नाम से और भी कोई राजा है, इसलिए इसमें प्रथम जुट गया। और इनका शासन काल माना जाता है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है 335 ठीक है, 335 के बीच माना जाता है। 15 वर्षों तक राज किया, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, तो इन्होंने राजा बनने के उपलक्ष्य में 320 ईस्वी में एक गुप्त संवत शुरू किया था। गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यह पहला गुप्त वंश का राजा था जिन्होंने महाराजाधिराज, महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा की उपाधि की पदवी धारण किया था। कोई दिक्कत? इनके पत्नी कुबेर नागा था। चंद्रगुप्त प्रथम मात्र 15 या 16 वर्ष तक ही राज किया, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इस वंश का जो अगला राजा बना वह था समुद्रगुप्त। कहीं कहीं समुद्रगुप्त प्रक्रमांक भी लिखता है, लेकिन समुद्रगुप्त ही इनका वास्तविक नाम है, जो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और क्या था? उत्तराधिकारी था। पिता समुद्रगुप्त, माता कुमार देवी। हाँ, तो एक जो पत्नी होगी एक मां नहीं होगी? के पुत्र थे? हाँ हाँ हाँ, और उत्तराधिकारी भी था। इनका शासन काल पुस्तक में थोड़ा उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा एक जगह 335 से 375 ईस्वी तक, वहां 350 दिया होगा।
335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का क्या था? शासनकाल था। और गुप्त वंश का ये सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी, सबसे ताकतवर राजा था। इस जब ही राज्याभिषेक कराया, राज सिंहासन पर बैठा, तो इन्होंने अपना लक्ष्य धरणी बंध, समुद्रगुप्त राजा बनते ही अपना लक्ष्य क्या बताया? धरणी बंध। धरणी मतलब होता धरती, बंध माने बांधना, धरती को बांधने वाला, संपूर्ण धरती को जीतकर एक सूत्र में बांधने वाला अपना उपाधि धारण कर लिया। बात समझ गए? धरणी बंध अपना लक्ष्य बताया। और आपको बता दें कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, संपूर्ण उत्तर भारत को या संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने एक विजय अभियान चलाया। और अपने विजय अभियान के तहत आपको बता दें, उत्तरापथ, उत्तरापथ कहो या आर्यावर्त कहो, आर्यावर्त के कितने राज्य? 9 राज्य। अपने विजय अभियान के तहत उत्तरापथ, जिसको हम आर्यावर्त या उत्तर भारत भी कहते हैं, यहाँ के 9 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया। और 9 राज्यों के राजाओं को पराजित करके उसके राज्य को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा अभियान इन्होंने दक्षिणापथ, दक्षिण भारत की ओर चलाना चाहा, लेकिन दक्षिण भारत के में प्रवेश करने के मार्ग में रुकावट थी। रुकावट क्या थी? तो आठवीं राज्य, क्या था? आठवीं राज्य। इसकी संख्या कितनी थी? 18। आठवीं के राज्य कितने थे? 18 आठवीं के राज्य थे। आठवीं के राज्य का मतलब होता है जंगली राज्य। नहीं, यहाँ अलग अलग शब्द को जोड़ना नहीं है, यहाँ लिखा है राज्य। आठवीं के राज्य जंगली राज्य, जहां डाकुओं का राज्य था। ये करता क्या था कि दक्षिण भारत का जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन अपने वस्तु को लेकर के उत्तर भारत में आता, जंगल में ही क्या करता? लूट मार कर लेता। उत्तर भारत का व्यापारी दक्षिण भारत में सामान लेके आए, चाहे उत्तर का दक्षिण का उत्तर में आए। जंगली राज्य था, डाकुओं का राज्य था। यह क्या करता था? लूट लेता था। किस क्यों नहीं लूट लेगा? डाकू था। इस बात की जानकारी समुद्रगुप्त को मिली कि इस राज्य की समृद्धि में बाधा आती है। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? इन 8वीं के राज्यों पर आक्रमण कर दिया और 18 8वीं के राज्य को पराजित करके या तो यहाँ के राजाओं को जेल में डाल दिया, या राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या उनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो 8वीं के राज्य का वो जीता। और उसके बाद गया दक्षिण भारत में। कहा? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के 12 राज्यों, दक्षिणापथ के मतलब दक्षिण भारत के कितने राज्यों को? 12 राजाओं को पराजित किया। और 12 राजाओं को पराजित करके उनके साथ संधि किया। उनके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया। ये 9 को मिला लिया, 18 को मिला लिया, लेकिन ये जो 12 को राज्य था, इस राजाओं को हराया। राजाओं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया लड़ाई में। और पराजित करने के उपरांत मतलब बाद उनके साथ संधि किया। संधि का नाम था सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह। संधि का नाम क्या था? सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह। सबसे कर लेकर सबको मुक्त कर दिया। चलिए, सर्व माने सबसे, कर माने टैक्स, ग्रहण माने स्वीकार करना, मोक्षानुग्रह मोक्ष माने मुक्त कर देना। सभी से कर लेकर क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। एक बात विशेष आप जान लो कि गुप्त साम्राज्य की जो भाषा थी, राजभाषा होता है ना, वो थी संस्कृत। गुप्त साम्राज्य की भाषा क्या थी? लिपि क्या थी? लिपि ब्राह्मी थी। जैसे मौर्य काल में प्राकृत और पाली थी, लेकिन यहाँ क्या थी? संस्कृत। और याद कर बता दूं मैं आपको कि गुप्त साम्राज्य को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछता है प्रश्न कई बार, किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो हाँ, तो संस्कृत साहित्य का
कौन काल? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल मतलब सुंदर काल। किस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी पुस्तक हैं उन सबका संकलन किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। भारत में पहली बार मंदिर का निर्माण, लिखल होगा इसमें, देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो या क्या बोलते हैं उसको, नाचना कुठार का मंदिर हो, 10 मंदिर का नाम यहाँ दिया होगा, 6-7, उन सारे भव्य मंदिरों का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गुप्त काल में हुआ। कालिदास के जितने भी नाटक हैं उन्हें सबका संकलन गुप्त काल में किया गया। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह, सबसे कर लेकर सबको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और आपको बता दें कि गुप्तों के जो सीमावर्ती राज्य थे उसको लड़ने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं अपने राज्य को गुप्तों में क्या कर दिया? मिला दिया। जैसे सिकंदर के आक्रमण पर कोई राजा लड़ता उड़ता नहीं था, अपने राज्य को सीधे सिकंदर में मिला देता था। वैसे ही जब उत्तर भारत के 9, 8वीं का 18, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को ये कर लिया, तो जो सीमावर्ती राज्य थे लगभग 12-13 उसकी संख्या थी, सबने अपने आप को गुप्त साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। इतना ही नहीं, नेपाल के भी 9 राज्यों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इनके उपलब्धियों को देखकर, समुद्रगुप्त के इस उपलब्धियों को देखकर एक इतिहासकार है जिनका नाम है विसेंट स्मिथ। क्या नाम है? स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। मतलब ये प्रश्न हर साल पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का राजा था। किसने कहा? एक इतिहासकार थे। हालांकि तुलना गलत है। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का था, ये तो मेरे ख्याल से 1800 के आसपास आया था, और ये देखो 300 यहाँ। उल्टा है, पहले वाले की तुलना बाद वाले से नहीं किया जाता है, ये ना कि बाद वाले की तुलना पहले वाले से किया जाता है। लेकिन जो भी हो, आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इस जो समुद्रगुप्त थे एक कुशल वीणा वादक भी थे। पूछेगा कि कौन गुप्त शासक एक महान संगीतकार था, तो कौन? समुद्रगुप्त। क्योंकि इनके सिक्का पर वीणा बजाते हुए, बाघ की हत्या करते हुए, अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। इन्होंने 6 प्रकार के सोना का सिक्का जारी किया था, किसी पर धनुष चलाते हुए, किसी पर अश्वमेघ यज्ञ करते हुए, तो किसी पर वीणा बजाते हुए। तो पूछा गया, यह भी प्रश्न है कि कौन गुप्त शासक कुशल वीणा वादक या कुशल संगीतकार था? कौन था? मतलब एक विजेता के साथ साथ कुशल संगीतकार भी था। संगीत में भी इनकी क्या थी? रुचि थी। इनके 2 पुत्र थे। समुद्रगुप्त के कई गो बेटा? 2 बेटा थे। बड़ा बेटा जो था नाम था रामगुप्त। बड़ा बेटा कौन था? रामगुप्त। नियम था कि बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो रामगुप्त उस हिसाब से राजा बना समुद्रगुप्त के मरने के बाद। लेकिन रामगुप्त काबिल नहीं था, लायक नहीं था, उसमें शासक बनने की किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी। मतलब इन रामगुप्त का, हालांकि कुछ इतिहासकार इसका नामों नहीं लिखते हैं, इतना कायर था इनका शासन काल 375 से 375 में रह जाता है। 4-5 महीना कुर्सी पर रहा ही भी। हालांकि इसने क्या कि जैसे ही रामगुप्त राजा बना, जो शकों ने, किसने? गुजरात के शकों ने मगध पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में रामगुप्त क्या हो गया? हार गया। जीता था तो कोई बातें नहीं था, लड़ाई में रामगुप्त क्या हो गया? हार गया। और हारने के बाद रामगुप्त से शकों ने क्या कर लिया? संधि किया
और संधि में 2 प्रकार का शर्त रखा। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। आप कह सकते उस समय इससे सुंदर कोनो महिला नहीं थी। छछुंदर के मुंह पर चमेली का तेल होता है ना, वाली कहानी। मतलब अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिल जाना। तो ध्रुव स्वामिनी इनकी पत्नी थी। शको ने इसे संधि किया कि या तो तुम अपना राज्य हमें दे दो, और नहीं प्राण बचाना चाहते तो अपनी पत्नी हमें दे दो। वो कहता कि इतनी सुंदर कन्या, इसे हम ब्याह कर लेंगे, तुम्हारी पत्नी को मैं अपना पत्नी बना लूंगा। और उसको जिंदा रहते अगर ऐसा कोई शर्त रखता है तो उसके लिए तो मृत्यु के समान है ना। रामगुप्त इतना कायर था कि अपने प्राण को बचाने के लिए अपनी पत्नी को शको को देना स्वीकार कर, ले जाओ इसको, लेकिन हमारा प्राण को क्या कर दो। इस बात की जानकारी रामगुप्त के छोटे भाई को मिला, जिसका नाम था, हम यहाँ 5 नंबर में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त का ही बेटा था और वास्तविक उत्तराधिकारी यही था। रामगुप्त को इस कुकृत्य की जानकारी, यह भागा कैसा चोट्टा ही था, मर जाता। सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर सोचते हैं कि 4 लाख कोनो मार देवे, 10 रुपया दे देवे, तो डूब के मर जो लखनदेही में जाके। गलत कि सही? दुनिया में सम्मान सबसे बड़ी चीज है। धन जाएगा तो धन कमा को ला सकते हो, स्वास्थ्य अगर गिर गया तो स्वास्थ्य को डॉक्टर से उपचार करा के ठीक किया जा सकता है, लेकिन चरित्र अगर पतन हो गया तो नहीं आएगा। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि चरित्र आचरण ऊंचा रहे, आपके आचरण पर किसी का उंगली न उठे। और जो आचरणवान है, चरित्रवान है, उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। धनवान से ज्यादा प्रशंसा होता है। गलती बोला? तो प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात की जानकारी मिली कि भाई तो नाक कटवा दिया हम नहीं, इसने छन्नम भेष पकड़ लिया, बहरूपिया। नियम था कि डोली सजाया, रानी है वे जा रही है, पूरी श्रृंगार वगैरह कर दिया गया। डोली में बैठ के कहाँ ले जाता, शक के दरबार में, रात भर रखता, फिर छोड़ देता। बात समझ गए? वो डोली में ही अपने बहरूपिया के रूप पकड़ के कौन बैठ गया? हाँ, चंद्रगुप्त तो बैठ गया। भौजाई को कहा तू साइड रह। कोई भी तो सम्मान बचाएगा ना, उसको साइड कर दिया। इस बात की जानकारी रामगुप्त को नहीं दिया। शक राजा के दरबार में उस डोली को ले जाया गया। कहाँ रुका? क्योंकि सुबह तो उसको लौटा के ले आना था ना। शक राजा महल में प्रवेश किया। उसको तो लगा कि ध्रुव स्वामिनी होंगी, नहीं निमन से शॉर्ट पहन के सेंटूट मार के दिखाया हुआ कि हम तुम्हारे हस्बैंड को हरा के तुमको जीत के हम लाए हैं, तो आज तो हमारी दासी बन के रहेगी रात भर। उसको क्या पता कि ध्रुव स्वामिनी के बदला में ध्रुव स्वामना है। उसके महल में ही ये वीरता की काम है। सोच लो, हिम्मत का काम है। ये सब काम सब नहीं कर सकता है। हाँ, खाली पद को प्रश्न याद नहीं होता है, कहता है कि हम करेंगे। उसके महल में जाकर शको की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या करके उस डोली में पुनः बैठा, अपने महल पहुंच गया। कि अब आपके औकात है कि उस डोली को देख लेता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस राजा के लिए पार्सल था ना। हाँ, अब पार्सल अपना घर जब लौट के जा रहा था, उस डोली में बैठ के पुनः क्या हो गया? लौट गया। उठा कहारो नहीं जान रहा था कि कौन है इसमें, मर्द है कि औरत है। हाँ, राजा का ये था, अपना कोई चेक नहीं किया जाता, गुप्तता थी। लौट के आया, अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दिया। क्योंकि कायर को जीने का, डरपोक को जिंदा रहने का अधिकार, और अपने भाई की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय इन शकों को हराने के उपलक्ष्य में शकारी भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं उपाधि? शकारी। इन्हें शकारी भी, और इन्होंने, इनके वीरता के कारण इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उपाधि था इसका। शकारी भी इनको उपाधि है। दोनों इनकी क्या है? उपाधि है। रियल नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, उपाधि है
विक्रमादित्य, तो इसलिए इनको पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गलत कि सही? और एक विशेष बात जान लो कि गुप्त वंश के जितने भी राजा थे, इन सब का धर्म क्या था? तो धर्म था वैष्णव। क्या नाम था? वैष्णव इनका धर्म। बात समझ गए? लेकिन अपने प्रजा पर कभी वैष्णव धर्म को नहीं थोपा। भाई तुमको शैव है तो शैव मानो, बौद्ध धर्म मानना है तो बौद्ध धर्म को मानो, हमको इसे मतलब आजादी आपको है। धर्मनिरपेक्ष राज्य था ये। लेकिन इस वंश के सभी राजा क्या थे? वैष्णव थे। इनका शासन काल की बात कर ले तो इनका शासन काल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन काल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच था। बात समझ गए? इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, नाग कन्या थी। दूसरा विवाह इन्होंने अपने भौजाई ध्रुव स्वामिनी से भी किया। और इनको एक बेटा हुआ था, बेटा का नाम था कुमारगुप्त, और एक बेटी भी हुई थी, नाम था प्रभावती। और अपने बेटी प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से कराया था। किससे कराया था? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कराया था। हालांकि उसकी हत्या कर दिया शशांकों ने। किसने कर दिया? हत्या कर दिया था। तो हत्या करने के उपरांत इनकी बेटी विधवा हो गई और उनका राज्य बहुत बड़ा था। तो अपने बेटी के कहने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी, कहाँ? दूसरी राजधानी उज्जैन में, हाँ, अपने बेटी के राज्य की सुरक्षा के खातिर अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन बनाया था। यह भारत का पहला राजा था जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 माने 9, जानवर का रत्न माने खजाना। 9 बड़े बड़े विद्वान अपने दरबार में, 9 बड़े बड़े विद्वान को रखने वाला भारत का पहला राजा कौन था? कालिदास, आर्यभट्ट, बरामाहिर, धनवंतरी, जो चिकित्सक इन्हीं के दरबार में था। पुस्तक में सबका नाम है, देख लेंगे। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, धनवंतरी, कालिदास, घटकपर, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, छपनक, उम्मीद है हो गया होगा 9। ये 9 बड़े बड़े विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे। इसमें कालिदास महान नाटककार, कहानीकार, धनवंतरी एक चिकित्सक थे, अमर सिंह भी एक नाटककार ही थे। उसके बाद आर्यभट्ट की बात करते हैं, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। वो एक क्या थे? गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, दशमलव की खोज किया था, पाई का मान भारी उन्होंने निकाला था, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इन सबके पिता आर्यभट्ट को माना जाता है। बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। बराहमिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री, जिन्होंने बृहत संहिता नामक पुस्तक लिखा था। और ये सब अपने मगध के थे। ये सारे विद्वान कहाँ के थे? मगध के। और देखो इतने विद्वानों की जन्मभूमि पर जन्मे हम लोग कितने नालायक हो गए हैं कि 12वां में आ गए, अब 20 तक पहरा नहीं आता है। और शुद्ध सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अपने आप पर गर्व करो कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। इस बिहार के मिट्टी पर पैदा हुए ऐसे ऐसे विद्वान। आज यंत्र की सहायता से कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। हमारे आर्यभट्ट बिना यंत्र की अपने टेक्नोलॉजी से कह दिया था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करते, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आज से लगभग 1900-2000 वर्ष पहले ही, 2000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था। गलत कि सही? धनवंतरी जिनके दरबार में थे, इतने बड़का डॉक्टर थे कि इनके गुरु ने कहा कि जंगल से ऐसे 5 पत्ता को तोड़ लाओ जेकरा में कोनो अवगुण ही ना हो, गुण ही ना हो, सॉरी। सारे चेला, कोई 2 कोई 4 कोई 10 को पत्ता तोड़ के लाया। धनवंतरी खाली हाथ से लौट के आ गए। कहा गुरुजी तुम नहीं लाए तो हमको नहीं मिला है। तो कहा कि हमारी शिक्षा अधूरी रह गई, मैंने दुनिया में बेकार हो कोई नहीं। कहा गुरुजी देखने का नजरिया है।
दिखने का। हम जहां भी गए सब में कुछ ना कुछ हमको क्या दिखाई दिया, गुण दिखाई दिया। तो याद रखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवगुण मत, गुण देखो। गलती की सही? और अवगुण वही देखता है जिसमें के अंदर खुद का अवगुण होता है। तो ऐसे विद्वान इनके तरफ नवरत रहते थे, कोई दिक्कत। और इन्हीं के शासन काल में चीन के महान यात्री फाहियान, हाँ फाहियान, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन करने, बौद्ध धर्म के स्थलों पर घूमने के लिए 399 ईस्वी में कब आया? 399 ईस्वी से रहा 414 तक फाहियान इंडिया में आया था। तो कौन सदी? 5वीं सदी हो गया। कौन सदी हो गया? तो फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान कहाँ का था? 399 से 400 किस सदी में आया? 5वीं सदी में आया। कोई दिक्कत? और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटा था वह था कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त कौन था? कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का शासनकाल था 415 से 455। कुमार गुप्त का शासनकाल था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। केकर बेटा था? और यह भी बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था। इतिहास में इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे महान उपलब्धि जान लो कि बिहार के नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब कुमार गुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई? 5वीं सदी। कौन सदी में? किस काल में? किसने कराया? किसका बेटा? और आपको बता दें, इस विश्वविद्यालय में उस समय वेद, पुराण, इतिहास, भूगोल, बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षा दी जाती थी। 10,000 छात्र पढ़ते थे। कितना हजार? 10,000। मैं यहाँ घूमने गया हूँ, आप लोग भी घूमने कहीं गए होंगे। पढ़ने का तरीका ही यहाँ अलग था। वार्तालाप विधि से यहाँ पढ़ाई जाती थी। जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं, पहले तुम किताब से घर से पढ़ के आओ, तब क्या करो, डिबेट करो कि हम गुरुजी पढ़ के आए हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तब गुरुजी तुमको पढ़ने डिबेट करेंगे, तब अपना तरीके से बाद में पढ़ाएंगे, तब लेकर को बेसी समझ में आएगा। और यहाँ तक क्या है कि पैसा आपको दिए हैं तो पूरा ताफी को करना पड़ेगा। हद तो हो जाती 10वां में कि सब लाइन बाय लाइन गणित गुरुजी बोर्ड पर बना देते हैं, अल्लाह को उतार के चल आया। गणित का फेयर यहाँ लोग करता है, बड़ी शर्माता है। गणित कहीं फेयर करने का चीज है? हाँ, गणित का फेयर करता है, जबकि गणित अभ्यास का चीज है। हमने इससे पूछा कि फेयर क्यों करते हो? तो सर कहीं फंसेंगे तो देख के बना लेंगे। तब फंसोगे तो टीचर कहला है भाई, जहां हम फंसेंगे वहीं से ना निकालने के लिए टीचर है। इसका फेयर ठीक है, लेकिन गणित का फेयर मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। गणित का बार बार अभ्यास की चीज है। खैर आइए, जो बात हो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए कितना? 200 गांव, 200 गांव के राजस्व को दान में दे दिया। कि 200 गांव से आगे पीछे सब है बुआ रे, ध्यान मत दो, एकरा सुन लो। कोई ये पन्ना में, कोई वो पन्ना में है। हम तो कर्म लेके चलता हूं ना थोड़ा सा। मतलब 200 गांव के राजस्व को दान में दे दिया। क्या कि 200 गांव से जितना टैक्स मिलेगा उस सब विद्यालय में जाएगा। बच्चे और बच्चों को पढ़ाने वाले जो गुरुजी हैं उनको भोजन और वस्त्र और वेतन मिलेगा। लेकिन एक महान मुस्लिम अतताई, उदंड, उबारू, उचक्का जो शिक्षा पर प्रहार करे उसको अच्छा नहीं कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया और क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, लूट लिया। देखा कि यहाँ 10,000 छात्र पढ़ता है, ये तो राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र हो गया। ये तो जिधर घूमेगा उधर बर्बाद कर देगा। किसी राज्य पर आक्रमण करने से अच्छा है
आग लगा दिया। कहा जाता है कि 9 महीना तक उसके पुस्तकालय में इतना पुस्तक था जलता रह गया। हाँ हाँ हाँ, फिर भी बहुत रह गया। सोचो कितना बड़ा है। लोग कहता है कि 9 किलोमीटर में फैला हुआ था विश्वविद्यालय ये, उसका इतना एरिया था। अभी कुछ ही खाना आया है, कोचो अभी धरती के तन दबले हैं। तो 9वीं शताब्दी में इसका क्या हो गया, अंत हो गया। और वही तो नाम अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बोल दूंगा आ जाएगा याद। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया। बात समझ गए। 200 गांव का क्या दिया, राजस्व दिया। नहीं झूठ काहे गलत पर आते, याद दूर में तो आ ही जाएगा, फिर बोल दूंगा। कुमारगुप्त का जो बेटा था न, कहां से देखो, कुमारगुप्त का जो बेटा था उसका नाम क्या था, स्कंदगुप्त। क्या नाम था, हाँ स्कंदगुप्त। कौन था, और इनका शासनकाल था 400। खिलजी कोई था, पूरा नाम नहीं आ रहा, खिलजी कोई राजा था जिसने अटैक किया था। 455 से 467, ऐसा देखो 67 होगा भाई। 455 से 467 ईसा मतलब ईस्वी में इसका शासनकाल था। और इसी स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। किसका, हुनों का। और हुनों को हराने वाला भारत का या विश्व का या एशिया महादेश का अगर पहला कोई राजा था तो कौन था, और इसी स्कंदगुप्त के शासनकाल में या इसी स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण। गलती सही, तो रुद्र दामन छोटा भी गुप्त पढ़ रहे हैं, पीछे जाना तो है नहीं। हाँ, तो इसके काल में दोबारा सुदर्शन झील के बांध का क्या हुआ था, मरम्मत हुआ था। और ये गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। इसके बाद जो भी राजा बने कमजोर बने, इतने बड़े रियासत को संभालने की क्षमता कैपेसिटी नहीं थी। पतन यहीं से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और अंतिम राजा कौन बना, विष्णुगुप्त बना। लेकिन इनके बाद था कि सती प्रथा की शुरुआत, पति के मर जाने का पत्नी को जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। इसी गुप्त काल में शुरू हुई। किसके काल में, तब भानुगुप्त के काल में। किसके काल में, हाँ भानुगुप्त के काल में। और 13 अभिलेख से, हाँ जो 510 में जानकारी मिलती है। क्रम नहीं मिलेगा इस सबका, सीधे आगे चलते जाएगा। मेन 7वां तक आपको 7 गुप्त है, ठीक है। तो ये था आपका गुप्त साम्राज्य। कुछ और भी गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां हैं जिनके बारे में चर्चा इसको लिखने के बाद करेंगे।